हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ये जेटपैक कंपोज एंड्रॉयड ट्यूटोरियल का पार्ट 2 है। अगर पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसको जाके देखिए और फिर इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। इसमें हम एंड्रॉयड की तरफ से, मतलब जो ऑफिशियल गाइडलाइन है उसकी तरफ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन हमें प्रोवाइड कराया जाता है उसका इस्तेमाल करके हम जेटपैक कंपोज को सीखने वाले हैं। इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया गया है कि कैसे आपको एक एक स्टेप आगे बढ़ना है। ठीक है, अदर वीडियोस आपको इंटरनेट पे मिलेंगे, लेकिन कुछ वीडियोस आपको मिलेंगे, कुछ वीडियोस नहीं मिलेंगे, तो ऐसे आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम लोग इसी को फॉलो करने वाले हैं और स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़, जितने भी बेसिक्स आपको चाहिए रहेंगे जेटपैक कंपोज सीखने के, वो सब कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ आप साइड में देख सकते हैं कि इसमें कुछ स्टेप्स बताए गए हैं। ये सारे स्टेप्स हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो जैसे पहले में हम लोग क्या करेंगे कि कंपोजेबल फंक्शन बनाएंगे, उसके अंदर टेक्स्ट एलिमेंट को यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है तो कैसे आप प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, और उसमें पेजेस कैसे बनते हैं वो सब कुछ हम इसमें देखने वाले हैं। प्लस अगर आप अपना खुद का कंपोजेबल फंक्शन बनाना चाहते हैं तो वो कैसे बना सकते हैं, प्रीव्यू कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको पता है कि XML में जब हम लोग कोड कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास एक प्रीव्यू विंडो होता था जिसके अंदर हमको सब कुछ दिखता था, जो भी कुछ हम लोग इधर XML में लिखते थे। लेकिन एंड्रॉयड में जेटपैक कंपोज में ऐसा नहीं है। तो उसके लिए वो जो फंक्शन है, जो भी आप UI डिज़ाइन करते हो, वो हर टाइम तो रन करा देख नहीं सकते, तो उसके लिए भी यहाँ पे प्रीव्यू विंडो दिया जाता है। तो इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी हम देखेंगे। उसके बाद से हम सेकंड पार्ट पे आएंगे, तो इसमें हम देखेंगे लेआउट्स क्या होते हैं। ठीक है, और जेटपैक कंपोज के अंदर आप कैसे लेआउट बना सकते हो। जैसे कि XML के अंदर आपके पास कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, कोऑर्डिनेटर लेआउट, ऐसे बहुत सारे लेआउट्स थे जिसका इस्तेमाल करके आप UI बनाते थे। इसके अंदर लेआउट्स कैसे काम करते हैं तो हम उसके अंदर देखेंगे कि जैसे मान लो कि आपको अगर मल्टीपल टेक्स्ट ऐड करना है तो वो कैसे कर सकते हो, कॉलम का क्या इस्तेमाल होता है इसके अंदर, इमेज एलिमेंट कैसे हम ऐड कर सकते हैं, जैसे इमेज व्यू की मैं बात कर रहा है इसमें। ठीक है, और जो भी लेआउट्स है उसको कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। ये करने के बाद से आपको अगर मान लो कि मटेरियल थीम उस पर अप्लाई करना है आपके डिज़ाइन पे। ठीक है, कलर्स, टाइपोग्राफी, शेप, या फिर अगर उसको डार्क मोड या फिर लाइट मोड में कन्वर्ट कराना है तो वो चीज़ हम कैसे करते हैं वो भी हम देखेंगे। प्लस रिसाइकलर व्यू का इम्प्लीमेंटेशन भी हम इसके अंदर देख रहे होंगे। जैसे कि आप XML में करते थे तो रिसाइकलर व्यू, और कहीं ना कहीं से आपने सुना ही होगा कि जेटपैक कंपोज में रिसाइकलर व्यू नहीं होता, लेजी रो और लेजी कॉलम। तो उसका कैसे इस्तेमाल करेंगे और उसके अंदर हम देखेंगे कैसे लिस्ट हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद से उसके अगर उस लिस्ट पे आपको एनिमेशन परफॉर्म कराना है तो वो चीज़ आप कैसे कर सकते हैं। ये सारा कुछ हम इस ट्यूटोरियल में देखने वाले हैं। ये फॉलो करने के बाद से आपके सारे बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि जेटपैक कंपोज एक मॉडर्न टूल किट है फॉर बिल्डिंग नेटिव एंड्रॉयड UI, और बहुत ही कम कोड में हम बहुत ही अच्छा UI बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं लेसन 1 में। तो इसके अंदर हमको बताया जाता है कि कैसे हम कंपोजेबल फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिफाइन योर ऐप UI प्रोग्रामेटिकली। ठीक है, तो जो भी UI हम इसके अंदर बनाते हैं वो हम पहले क्या करते थे कि XML का इस्तेमाल करके उसके अंदर XML कोड लिखते थे और उसके बाद से उसका डेटा बाइंडिंग प्रोवाइड कराते थे अपने Kotlin में, और उसके बाद से जो भी इसके अंदर विजिट्स होती थी उसको हम लोग क्या एक्सेस कर पाते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रोग्रामेटिकली उसको लिख सकते हैं और उसका एक्सेस भी आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो जब कभी भी आपको कोई भी UI बनानी होती है तो आपको कोई एक कंपोजेबल फंक्शन क्रिएट करना होता है। ठीक है, और वो कंपोजेबल फंक्शन बनाने के लिए आप नॉर्मल Kotlin में जैसे फंक्शन बनाते हैं आप वैसे ही बनाएंगे, लेकिन आप क्या करते हैं कि उसके अंदर ये @composable आप जब आप उसको ऐड कर देते हैं वो फंक्शन के ऊपर, तो क्या होता है कि वो कंपोजेबल फंक्शन हो जाता है। ठीक है, अब उसके अंदर आप जो सा भी UI बनाना चाहें वो बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे कि जैसे मान लो कि अगर मान लो कि कोई टेक्स्ट एट्रीब्यूट आपको इस्तेमाल करना है तो कैसे आप इसके अंदर इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो पहले क्या आता है XML में कि हम क्या करते थे कि उसके अंदर टेक्स्ट एट्रीब्यूट लेते थे और उसको हम लोग पूरा हाइट विड्थ सब कुछ दे रहे होते थे, और देने के बाद से फिर उसके अंदर टेक्स्ट के अंदर हम लोग जो भी हमको स्ट्रिंग पास करनी होती थी वो हम पास करते थे। लेकिन अभी इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक सिंपल सा टेक्स्ट, ये सब कंपोजेबल फंक्शन ही है जो हम यहाँ पे कॉल करके जो भी UI बना रहे होते हैं। तो जैसे मान लो कि आपको इसके अंदर अगर जेटपैक कंपोज के अंदर अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है टेक्स्ट के अंदर तो बहुत ईजी है। इसका जो टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन है उसको आपको कॉल करना है और उसके पैरामीटर में आपको क्या हेलो वर्ल्ड लिख देना है, और जब आप इसको रन करोगे तो क्या होगा कि वो जो हेलो वर्ल्ड है वो आपका प्रिंट होके आ जाएगा।
ठीक है। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकली इस्तेमाल करके और देखते हैं। ओके, तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन कर लेना है, ठीक है। और एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन करने के बाद से अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आप गूगल पे जाके यहाँ पे लिखोगे एंड्रॉयड स्टूडियो, तो आप ये वाले पेज पे पहुँच जाओगे। अभी के टाइम पे इसमें कोई भी कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ से डाउनलोड करो। और जब आप डाउनलोड कर लोगे ना तो आपको कुछ ऐसा इंटरफेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको सिंपल से क्लिक करना है न्यू प्रोजेक्ट पे और आपको एम्प्टी एक्टिविटी यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है और उसके बाद से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और आप जौन सा भी प्रोजेक्ट का नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ जेटपैक कंपोज ट्यूटोरियल। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे नेम मांगा जा रहा है, ये हमारे प्रोजेक्ट का नेम है और ये पैकेज नेम है। ये पैकेज नेम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम लोग लास्ट में सीख रहे होंगे कि क्यों ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी यहाँ पे जो सेव्ड लोकेशन है वो जहाँ आपका प्रोजेक्ट सेव हो रहा है और ये मिनिमम SDK लेता है। और यहाँ पे जो बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन लैंग्वेज है इसको आपको एज इट इज़ रहने देना है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जैसा सेलेक्टेड है। और जब आप फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज अगर नहीं डाउनलोड हुई होंगी तो वो डाउनलोड होंगी, फिर आपका जो प्रोजेक्ट है वो बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप करोगे ये चीज़ तो मैं ये सब हटा देता हूँ यहाँ से, तो मैं आपको बिल्कुल ही स्क्रैच से लेके चलूँगा। ओके, तो प्रोजेक्ट बिल्ड हो जाने के बाद से आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अभी आपको इसके बारे में कोई भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारा मेन एक्टिविटी होता है। ये मेन एक्टिविटी से ही हमारा सारा जो कोड है वो रन होना शुरू होता है, ठीक है। ये हमारी पहली एक्टिविटी है। और जब कभी भी हम क्या करते हैं ना कि जेटपैक कंपोज पे काम करते हैं तो इस पर बाय डिफ़ॉल्ट हम सिंगल एक्टिविटी आर्किटेक्चर को ही फॉलो कर रहे होते हैं। इस पर हम मल्टीपल एक्टिविटीज़ नहीं बनाते या फिर मल्टीपल फ्रेगमेंट्स नहीं बनाते। कोई भी चीज़ हमको बनाने की ज़रूरत नहीं, एक एक्टिविटी है वो भी हमने इधर मैनिफेस्ट में रजिस्टर कर रखा है। और ये सारी चीज़ें क्या है ना, वो चीज़ें हमको अभी के लिए फोकस नहीं करना है। अभी केवल हमको बेसिक्स पे फोकस करना है। बाकी हम लोग इसके जो भी ये फोल्डर आर्किटेक्चर है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, इतना करने के बाद से अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमको क्या है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, ठीक है। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या बोला कि जितना कुछ भी इधर होता है ना सब कंपोजेबल फंक्शन है। तो आप सिंपल से क्या लिखोगे, टेक्स्ट लिखोगे और लिखने के बाद से यहाँ पे आपको जौन सा भी मैसेज प्रिंट कराना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो कि आपका जो मैसेज है वो अभी जब मैं एमुलेटर अपना रन कर लेता हूँ। चलिए अब इसको रन करके देख लेते हैं क्या आउटपुट आता है। ओके, तो देख सकते हैं आपकी जो एप्लीकेशन है वो रन हो गया है और यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिख के आ रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए और फिर से अगर मैं इसको रन करता हूँ तो रन करने के बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो आउटपुट है वो रिफ्लेक्ट हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या है कि हमको जेटपैक कंपोज के साथ हॉट रिलोडिंग भी मिलता है। मतलब कि अगर आप कोई भी चेंजेस इधर करते हो तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक ही इधर रिलोड हो जाएगा, आपको बार बार रन करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्या है कि वो API लेवल 30 और एबव से मतलब कंपेटेबल है, ठीक है। ऐसे मेरा क्या है अभी API लेवल आप देख सकते हो एमुलेटर का, ठीक है। तो इसीलिए ये अनसपोर्टेड बता रहा है, अनसपोर्टेड API। तो यहाँ पे बता रहा है कि अपडेट एमुलेटर API लेवल 2 30 और हायर इन ऑर्डर टू व्यू द लेटेस्ट लाइव एडिट चेंजेस। ओके, तो आप चीज़ें समझ सकते हो कि क्यों नहीं हो यहाँ पे हो रहा है। ओके, तो ये है एक टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग टेक्स्ट दिखाते अपने डिज़ाइन के अंदर। जेटपैक कंपोज क्या करता है ना कि ये जौन से भी UI हमने यहाँ पे लिखी है, मतलब कि हमने एक टेक्स्ट कंपोजेबल फंक्शन इस्तेमाल किया है, इसके अंदर ये जो चीज़ है हेलो वर्ल्ड हमने लिखा है, ठीक है। तो क्योंकि ये कॉटलिन फंक्शन है तो इसको UI में कन्वर्ट कराने के लिए ये क्या करता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा है ये कॉटलिन कंपाइलर प्लगइन का इस्तेमाल करता है। वो क्या करता है कि ये जो भी चीज़ें हमने इसके अंदर लिखी है ना इसको UI में कन्वर्ट कराता है, ठीक है, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं कि अगर हमको खुद से अपना कंपोजेबल फंक्शन डिफाइन करना हो तो वो हम कैसे करेंगे अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में, ठीक है। उसके लिए आपको क्या है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आपको लिखना है, कॉम करके लिखोगे तो यहाँ पे एक कंपोजेबल फंक्शन बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लिख लेना है कि जैसे मैसेज, ठीक है। ये करने के बाद से अब देखो आपका जो कंपोजेबल फंक्शन है वो बन के तैयार हो गया है। ये सेम टू सेम ये टेक्स्ट व्यू जैसा है, इसके जैसा, ठीक है। लेकिन ये जो चीज़ है ना ये बाय डिफ़ॉल्ट हमको एंड्रॉयड की डिपेंडेंसी के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है, टेक्स्ट को दिखाने के लिए। अब देखो हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि मेरे को अब इसके अंदर इसको प्रिंट कराना है, ठीक है। तो मैं उसको वहाँ से कट करके यहाँ पे पेस्ट कर लिया और अब मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो मैसेज वाला फंक्शन है मैं इधर
ये कंपोजेबल फंक्शन है। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब कभी भी आप कोई भी कंपोजेबल फंक्शन बनाते हो तो एक कंपोजेबल फंक्शन दूसरे कंपोजेबल फंक्शन के स्कोप में ही कॉल हो सकता है, उसके बाहर नहीं कॉल होगा। अगर जब भी कॉल करने की कोशिश करोगे तो वो एरर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखने वाली है। तो यहाँ पे मैं मैसेज कर देता हूँ और मैं फिर से यहाँ पे वर्ल्ड 2 करके और फिर मैं अगर इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे देख सकते हो आप हेलो वर्ल्ड 2 हुआ। क्या मैंने आपको बोला कि जब कभी भी हम कोई भी कंपोजेबल फंक्शन बनाते हैं तो कॉटलिन कंपाइलर उसको क्या करता है, यूआई में कन्वर्ट कराने के काम करता है, ठीक है। अभी इसने क्या किया कि ये वाले कंपोजेबल फंक्शन को यूआई में कन्वर्ट किया और फिर हमको ये यहाँ पे जो भी इसके अंदर हमने चीज़ें दिखानी थी हमको वो हमने इसको बताया और वो यहाँ पे रेंडर होके आ गया। तो अब जैसे मान लो कि हमने कंपोजेबल फंक्शन बनाना तो सीख लिया। अब क्या है कि जैसे अब XML में हम क्या करते थे कि जौन सा भी हम लोग UI में चीज़ें लिखते थे वो क्या होता था कि साइड बाय साइड हमको दिखता रहता था, तो हमको पता रहता था कि हम क्या बना रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या है कि जैसे जेटपैक कंपोज में कि मोस्टली चीज़ें आपके इमेजिनेशन पे काम करती है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इमेजिन करते हो ना वैसे वैसे आप ड्रॉ भी करते हो, लेकिन समटाइम्स हमें प्रीव्यू की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमको जेटपैक कंपोज में @preview एनोटेशन मिलता है, जो कि आपको आपका कंपोजेबल फंक्शन जो है प्रीव्यू कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल बना देता है, ठीक है। तो मतलब क्या है कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। तो जैसे अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, तो इधर साइड में आप देखोगे ना तो यहाँ पे 2 पैनल मिलता है, ठीक है, एक कोड के लिए और एक प्रीव्यू के लिए, ठीक है। अभी हमारा जो कंपोजेबल फंक्शन है मैं चाहता हूँ कि मैं रन ना करूँ और इसके अंदर जो भी चीज़ें लिखी हुई है वो मेरे को दिखे यहाँ पे कि क्या एक्चुअली आउटपुट आने वाला है जब मैं ये जो फंक्शन है कॉल करूँगा। उसके लिए मैंने बोला @preview एनोटेशन आपको इधर लगा देना है, ठीक है। और उसके बाद से जैसे ही आप क्या करोगे देख सकते हो आप कि आपका जो ये टेक्स्ट था ना ये रेंडर होके यहाँ पे आ गया है, ठीक है। लेकिन केवल इसने ये टेक्स्ट को ही रेंडर किया है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हो कि जैसे एक्चुअल UI में कैसा, क्योंकि XML में क्या है कि वो दिखाता था कि जब आपका जो है ये लेआउट पे जाएगा, मतलब कि रियल डिवाइस पे जाएगा तो वहाँ पे कैसा दिखेगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे यहाँ पे देखो शो सिस्टम UI, अगर मैं इसको ट्रू कर देता हूँ, ठीक है, तो जैसे ही ट्रू करूँगा तो ये क्या होगा कि यहाँ पे हमारा जो सिस्टम UI है वो दिख जाएगा यहाँ पे, ओके। और इससे क्या हो रहा है कि ये हमको पता पड़ रहा है कि जैसे हमारा जो ये डिवाइस था आप देख सकते हो यहाँ पे, तो ये कैसा दिख रहा है, ओके। तो इस चीज़ की मैं बात कर रहा था। और यहाँ पे एक और चीज़ आता है शो बैकग्राउंड, ओके। अगर इसको मैं ट्रू कर देता हूँ और मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो चीज़ है इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, तो देखो क्या होगा, ये बैकग्राउंड के पीछे जो भी है ना वो एक वाइट कलर का मतलब पट्टी डाल देगा, जिससे आपका जो विजिबिलिटी है टेक्स्ट का वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आपको जब कभी भी जौन सा भी आपको व्यू जो है सूट करे आप वो लगा सकते हो। तो मैंने क्या किया कि दोनों को ही वो कर दिया, मतलब शो करा दिया, तो इसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। और इस प्रीव्यू के अंदर बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती है, वो हम आगे अभी देखेंगे, ओके। तो आइए एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ @preview एनोटेशन के बारे में। तो देखो @preview एनोटेशन अभी मैंने क्योंकि कंपोजेबल फंक्शन पे जब मैंने ऐड किया था तो आप देख सकते थे कि कैसे उसने क्या किया था कि प्रीव्यू कर दिया था। लेकिन जो ये एनोटेशन है प्रीव्यू वाला वो उस फंक्शन पे, उस कंपोजेबल फंक्शन पे नहीं काम करता है जो कि पैरामीटर ले रहा होता है, ठीक है। मैं आपको करके बताता हूँ यहाँ पे। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये मैसेज वाला जो है फंक्शन है, इसके अंदर मैंने देख लो आपकी ये वाला ऐड किया है, अभी मैंने ऐड किया था, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ इसके अंदर एक पैरामीटर को ऐड करता हूँ, ठीक है। और जैसे ही मैं ये पैरामीटर को ऐड करूँगा ना आप देख सकते हो कि यहाँ पे रेड लाइन आ गया है, ठीक है। और ये जो है UI पॉज हो गई है। अब अगर कोई भी चेंजेस इसके अंदर मैं करूँगा तो वो क्या होगा, हमारा प्रीव्यू नहीं होगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो इस चीज़ को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन ये बेसिक वाला है। तो मैं एक और कंपोजेबल फंक्शन यहाँ पे बना लूँगा और ये जो प्रीव्यू एनोटेशन है मैं क्या करूँगा कि इस पे लगा दूँगा, ठीक है। लगाने के बाद से अब मैं क्या करूँगा कि इसका नाम मैं रख लेता हूँ डिस्प्ले मैसेज, ओके। और ये जो डिस्प्ले मैसेज है ना मैं क्या करूँगा कि इसके जगह पे यहाँ पे कॉल कर दूँगा और मैं इसका जो हेलो वर्ल्ड है इसके अंदर पास कर दूंगा और ये जो MSG है उसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, ठीक है। और जैसे ही मैंने ये किया तो आप देख सकते हो कि फिर से ये जो हमारा जो हेलो वर्ल्ड का मैसेज था वो फिर से यहाँ पे आ गया। अब जौन सा भी मैं इधर चेंजेस करूँगा वो इधर रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे। तो ऐसे काम करता है @preview एनोटेशन, ओके। तो अब आइए लेआउट्स के बारे में हम समझते हैं, ठीक।
ठीक है। ये लेआउट में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मल्टीपल टेक्स्ट को ऐड करेंगे। जैसे कि हम क्या करते हैं कि नॉर्मल XML में कांस्टेंट लेआउट या फिर लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, इन सब का इस्तेमाल करके लेआउट बना देते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उसको भी हम इसके अंदर ड्रॉ करें, ठीक है। तो देखो, पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लो दिमाग में कि लीनियर लेआउट या फिर रिलेटिव लेआउट, ये सारी चीज़ें कंपोज के अंदर नहीं होती हैं, ठीक है। तो कंपोज के अंदर आपको कॉन्स्टेंट लेआउट मिल जाएगा, उसका भी इम्प्लीमेंटेशन इन लोगों ने प्रोवाइड कराया है, ठीक है। समटाइम्स हमको क्या बहुत कॉम्प्लेक्स लेआउट बनाने होते हैं, उस समय हमको उसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कॉन्स्टेंट लेआउट की। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अभी मोस्टली जो चीज़ें हैं ना वो कॉलम और रो के फॉर्मेट में होती है, ठीक है। तो कॉलम क्या आपका वर्टिकली डेटा को प्रिंट कराता है, ठीक है, और जो रो है वो हॉरिजॉन्टली डेटा को प्रिंट कराता है, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जैसे मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक मैसेज वाला है, ठीक है, आप देख सकते हो। मैं क्या करता हूँ कि इसको डबल करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और अगर मान लो कि मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको 5 कर देता हूँ, ठीक है। तो 5 करूँगा, जैसे ही 5 करूँगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो टेक्स्ट है ना ये एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया, यहाँ पे एक के ऊपर एक ओवरलैप कर गया, ठीक है। अगर मान लो कि मैं एक और टेक्स्ट यहाँ पे बढ़ा देता हूँ ना, अगर मान लो यहाँ पे 6 कर देता हूँ, ठीक है, तो 6 करूँगा, आप देख सकते हो कि ये टेक्स्ट ओवरलैप हो रहा है। तो हमको क्या चाहिए ना कि ये जो टेक्स्ट है वो वर्टिकली यहाँ पे आए या फिर हॉरिजॉन्टली, जैसा भी आप चाहते हो, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जो कॉलम है वो वर्टिकल डेटा को प्रिंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और रो जो है वो हॉरिजॉन्टल डेटा को प्रिंट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है कि यहाँ पे लिखना है कॉलम, ठीक है। कॉलम लिखने के बाद से आप क्या करोगे कि ये जौन सा भी टेक्स्ट है ना आपका, वो इसके अंदर जैसे ही पेस्ट करोगे आप देख सकते हो कि ये जो है वर्टिकली यहाँ पे प्रिंट होने लगा डेटा। अब चाहे मैं जितना भी यहाँ पे बढ़ा लूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे रेंडर होगा ये यहाँ पे आ जाएगा। अगर मान लो इसी चीज़ को आपको रो में करना है, ठीक है, तो रो में करना है, तो रो में करने के बाद से आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये रो में भी आने लगा, ओके। तो ऐसे इसके अंदर काम करता है लेजी कॉलम रो, ओके। और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जैसे मान लो कि अगर आपको डेटा कहीं से लेके आ रहे हो, जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे मैसेज का एक डेटा क्लास यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो चलिए अब एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को एक कार्ड डिज़ाइन करना है एक ऑथर के लिए। यहाँ पे मैंने एक ऑथर का डिटेल यहाँ पे इकट्ठा कर लिया एक डेटा क्लास के अंदर, ठीक है। और सपोज करिए कि ये जो डेटा है ना ये मैसेज के अंदर ये पास हो रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे लिख लेता हूँ ऑथर, और इसके पैरामीटर में अब मैं ये ऑथर वाला जो डिटेल्स क्लास है इसको मैं यहाँ पे पैरामीटर में इसके दे दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा ना कि मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और इस मैसेज वाले फंक्शन को इधर मैं कॉल करके, ठीक है, और यहाँ पे ऑथर को पास कर दूंगा, ऑथर डिटेल्स को, ठीक है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे इसके पैरामीटर में ऑलरेडी पास कर रखा है सारा कुछ, तो मुझे यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज आपको देना चाहते हो तो यहाँ पे दे सकते हो दूसरा, ठीक है। तो अब क्योंकि यहाँ पे मैंने पास कर दिया तो यहाँ पे मेरे को ये चीज़ मिल रहा है, ठीक है। अब मेरे को क्या एक लेआउट बनाना है, ठीक है। वो लेआउट में क्या है कि ये ऑथर का नाम, ऑथर के कुछ कोड्स या फिर यहाँ पे डिटेल्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा फोकस ना करना। बाकी तो देखो मेरे को क्या है कि ऑथर का नाम चाहिए, ठीक है। तो मेरे को क्या वर्टिकली चाहिए मेरे को नाम और उनका डिटेल, ठीक है। तो वर्टिकली के लिए आपको पता है कि क्या करना है आपको। तो आप क्या करते हो कि यहाँ पे एक कॉलम बनाते हो, ये कॉलम के अंदर आप ये टेक्स्ट को अंदर डाल देते हो और उसके बाद से ऑथर डॉट ऑथर नेम। तो जैसे ही पास करते हो तो यहाँ पे देख लो कि रेंडर होके क्या ऑथर का नाम यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। जब कभी भी आपको रेंडर इशू यहाँ पे दिखे आप सिंपल से यहाँ पे इसको प्रेस कर सकते हो, ठीक है। तो क्या करेगा ना कि उसको रेंडर करके यहाँ पे दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑथर का नाम हमारे पास आ गया। अब मेरे को क्या चाहिए कि ऑथर का डिटेल चाहिए, मतलब कोड्स चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे ऑथर का जो है कोड्स यहाँ पे मैं पास कर दूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ऑथर का कोड्स यहाँ पे आ गया, आप देख सकते हो, ठीक है। अब मेरे को क्या है कि अगर मान लो कि मेरे को साइड बाय साइड में मेरे को इनका इमेज भी दिखाना है, ठीक है। तो वो इमेज दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, तो आपको पता है कि ये जो कॉलम है ये वर्टिकली प्रिंट करता है। तो मैं क्या करूँगा कि एक रो बनाऊँगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को जो इमेज है वो इस साइड चाहिए, ठीक है, और उसके बाद से ये टेक्स्ट चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ एक रो बनाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब इस रो के अंदर मैं क्या करूँगा कि एक इमेज बनाऊँगा, ठीक है। तो ये इमेज के अंदर हमको देख सकते हो आपकी ये वाला जो आपको पेंटर वाला जो है वो आपको लेना है।
और लेने के बाद से आपको क्या करना है कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने जो इमेज है वो अपने एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट के अंदर डाल रखा है, ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं इसके अंदर, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लिखूँगा पेंटर रिसोर्स, ठीक है। और उसके बाद से यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे जो ऑथर का डिटेल है, ऑथर डॉट, और यहाँ पे इमेज को मैं पास कर दूँगा, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ नहीं लिखना है, ठीक है, आप सिंपल से ब्लैंक छोड़ सकते हो। तो आप देख लो इनका इमेज जो है यहाँ पे आ गया, लेकिन क्या है कि ये जो टेक्स्ट है ना इसके ऊपर चढ़ा जा रहा है, ठीक है। तो उसको करने के लिए सही हम क्या कर सकते हैं कि ये जो कॉलम है ना हम उठा के इसके अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ये रेंडर होगा आप देख सकते हो कि ये जो टेक्स्ट है अब इसके अंदर, इसके ऊपर नहीं चढ़ रहा है बल्कि इसकी साइड में ये आ गया है, ठीक है। तो आपने अगर लीनियर लेआउट इस्तेमाल किया होगा तो ये सेम टू सेम वैसे ही काम कर रहा है, ओके। और आप देख सकते हो कि इसके साइड में अगर मान लो कि मेरे को इधर थोड़ा स्पेसिंग देना है तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक स्पेसर लगा देता हूँ, ठीक है। इसमें एक एक चीज़ के लिए इन लोगों ने वो जो कंपोजेबल फंक्शन है वो डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। और जब कभी भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें इसके अंदर करनी होती है, यूआई में छेड़छाड़ करना होता है कोई भी चीज़, तो इसके अंदर हमको मिलता है मॉडिफायर। वो मॉडिफायर के वजह से हम लोग उसका हाइट, विड्थ या फिर कलर कुछ भी चेंज करना हो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा, मॉडिफायर, ठीक है, मॉडिफायर डॉट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि एक पैडिंग डाल दूँगा, ठीक है। तो ये पैडिंग के अंदर भी हमको ढेर सारे एट्रीब्यूट मिलते हैं। अगर आपको स्टार्ट से पैडिंग देना है तो आप स्टार्ट लिख सकते हो, टॉप से तो टॉप का, बॉटम से बॉटम का। तो जिधर से भी आपको अगर एक एक करके देना है तो वो भी दे सकते हो, नहीं तो ऑल के लिए आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या लिखो, जैसे मेरे को मान लो कि 14 dp मेरे को पैडिंग देना है तो मैं क्या लिखूँगा 14.dp, और ऑल्ट इंटर जैसे ही प्रेस करूँगा तो आप देख सकते हो कि इन्होंने क्या किया कि इधर से मेरे को स्पेसिंग दे दिया, ठीक है। अब मेरे को मान लो कि इतना नहीं चाहिए तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे 10 लिख दूंगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, रेंडर होके यहाँ पे आ जाएगा, ओके। तो ये है बेसिक यूआई बनाने का तरीका, ठीक है। अभी आगे हम लोग इसको बहुत एडवांस में करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ। जब कभी भी आपको वर्टिकली डेटा को प्रिंट करना हो तो आप क्या कॉलम का इस्तेमाल करोगे, अगर ऑरिजेंटली जाना है तो आप क्या करोगे, रो का इस्तेमाल करोगे, ठीक है। तो इसी मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके आप जौन सा भी यूआई आपको बनाना होता है वो आप बनाते हो। तो अगर मान लो कि आपको क्या करना है कि ये जो अलाइनमेंट है इसका भी आप देख सकते हो सेंटर में नहीं आ रहा है, तो इसके अंदर आपको मिल जाता है इसके अंदर सारा कुछ। तो देखो इसके अंदर अरेंजमेंट भी मिलता है और अलाइनमेंट भी। तो मेरे को क्या है अभी अलाइनमेंट सही करना है इसका, तो वर्टिकल अलाइनमेंट मैं लिखूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप अलाइनमेंट सेंटर करूँगा ना तो ये जो टेक्स्ट है ये मेरा सेंटर में आ गया, देख लो, ओके। तो ऐसे करके आप क्या कर सकते हो कि जो कंपोज के अंदर है लेआउट्स को डिज़ाइन कर सकते हो बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो अब आप इसको कंपेयर करो किससे, XML से। आपको XML में कितनी सारी चीज़ें करनी पड़ती थी और इसके अंदर कोई भी चीज़ नहीं करनी पड़ती। सिंपल आपको क्या कंपोजेबल एनोटेशन डाल देना है और जो कॉटलिन कंपाइलर है वो ऑटोमेटिक इसको क्या आपके यूआई में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और जौन सा भी चीज़ आपको करना है वो आप क्या प्रोग्रामेटिकली करते हो, ठीक है। आगे चल के हम लोग इस पर बहुत सारी चीज़ें, इस पर स्टाइल्स भी अप्लाई करने वाले हैं, क्लिक्स भी अप्लाई करने वाले हैं। तो वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा, ओके। तो आओ थोड़ा सा मॉडिफायर को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है। अगर मान लो कि आपको ये इमेज के अंदर और कुछ भी चीज़ें चेंज करनी है, ओके, तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देख सकते हो आपकी, मैंने बोला क्या कि मॉडिफायर मेरे पास होता है और ये मॉडिफायर का इस्तेमाल करके मैं कुछ भी करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि मेरे को इसको सर्कल में करना है तो मैं क्या लिखूँगा यहाँ पे मॉडिफायर डॉट क्लिप और सर्कुलर से, और इतना लिखते ही ये क्या होगा ना कि देख सकते हो आपकी जो है ये सर्कल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अगर इसका हाइट विड्थ भी आपको डिफाइन करना है तो जो मॉडिफायर है इसका इस्तेमाल करके आप सिंपल से कर सकते हो, ठीक है। तो जैसे मान लो कि मेरे को इसकी हाइट डिफाइन करनी है 100.dp, ठीक है। तो ये मैं कर दूंगा यहाँ पे, और विड्थ भी अगर आपको डिफाइन करना है तो आप वैसे ही विड्थ भी आप लगा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे 100.dp, ठीक है। इतना करते ही आप देख सकते हो कि मेरा जो इमेज है वो सर्कल में आ गया है। अब वहाँ पे क्या था XML में कि हमारे पास जो ये जो इमेज है अभी आप देख सकते हो कि पूरी तरह सर्कल में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या था, वहाँ पे क्रॉप करने का ऑप्शन था, ठीक है, स्केल करने का एक्चुअली ऑप्शन था वहाँ पे। तो इसके अंदर भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि स्केल, ओके। तो यहाँ पे अपने को एक एट्रीब्यूट मिलता है कंटेंट स्केल, और इसके अंदर आप क्या लिखोगे तो ये देख सकते हो आप कि यहाँ पे आपको मल्टीपल ऑप्शन मिल रहा है।
ये मॉडिफायर के अंदर आपको नहीं मिलता है, ठीक है, तो आपको अलग से ही लगाना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये इमेज की प्रॉपर्टी है और आप देख सकते हो कि हमारा जो इमेज है वो कितना सही से अभी आ गया है। ओके, अगर मान लो कि आपको बॉर्डर इस पे डालना है तो आप लिखोगे क्या, बॉर्डर, ठीक है। तो बॉर्डर के अंदर आप सिंपल से क्या कि आप इस पे दे सकते हो कुछ भी, ठीक है। तो विड्थ अगर आपको देना है तो अगर मान लो कि विड्थ मेरे को चाहिए 2 और DP, ठीक है। और उसके बाद से मेरे को अगर मान लो कलर, इसके अंदर कलर भी डिफाइन करना है, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे कि कलर्स का इस्तेमाल कर सकता हूँ, कलर डॉट ग्रे, ठीक है। तो जैसे ही ये होगा तो आप देख सकते हो कि इधर साइड से पट्टी से ग्रे कलर का पट्टी आ गया है। तो अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो मैं इसको रेड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख लो कि ये साइड से क्या हुआ कि मतलब साइड से ये जो है रेड कलर की पट्टी आ गई है, ठीक है। तो अगर और बड़ा करना चाहो आप तो 5 कर लो, ठीक है। 5 करोगे तो ये देख सकते हो कि ये जो है इमेज के ऊपर से चढ़ा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है कि पट्टी आ जाती है बॉर्डर साइड से, ओके। अगर मान लो कि आपको इसके ऊपर क्लिक ऐड करना है तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि डॉट क्लिकेबल लगाओगे और क्लिकेबल लगाते ही आपका जो ये है वो क्लिकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यूज़र अब इसका इस्तेमाल करके इंटरेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर कुछ भी क्लिक करता है तो कोई भी जौन सा भी ऑपरेशन आप परफॉर्म करना चाहो वो परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे ही आप मॉडिफायर का इस्तेमाल करके और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो, जैसे कि ये टेक्स्ट में कुछ भी चेंजेस करने हैं, इसका कलर कुछ भी चेंज करना है जो कि हम आगे दिखने वाले हैं, तो आप इसके मॉडिफायर का इस्तेमाल करके बहुत ही ईजिली आप परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम लेसन 3 पे आते हैं और इस पे हम लोग पढ़ने वाले हैं मटेरियल डिज़ाइन, ओके। तो जब आप इतना सीख गए हो कि लेआउट कैसे बनाते हैं, उसके अंदर कोई भी एट्रीब्यूट कैसे इस्तेमाल करते हैं, उस पर कोई भी मॉडिफिकेशन करना हो तो मॉडिफायर का इस्तेमाल करके कैसे चीज़ें करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है उसको थोड़ा सुंदर दिखाने की, सुंदर बनाने की, ठीक है। तो जब बारी आती है सुंदर दिखाने की तो वहाँ पे मटेरियल डिज़ाइन आता है, ठीक है। मटेरियल डिज़ाइन एक लाइब्रेरी है जो कि हमें गूगल की तरफ से प्रोवाइड कराई जाती है और ये मटेरियल डिज़ाइन जो है ये कलर, टाइपोग्राफी और शेप पे काम करता है, ठीक है। इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि जो भी डिज़ाइन है उसको और अट्रैक्टिव बनाते हैं, तो यूज़र क्या होता है उससे इंगेज होता है, ठीक है। और जब कभी भी आपको क्या है ना कि जौन से भी कंपोजेबल फंक्शन पे आपको क्या है कि मटेरियल डिज़ाइन इस्तेमाल करना होता है, तो इनका ऑफिशियल गाइडलाइन ये कहता है कि आप उसके अंदर जो यहाँ पे आप देखोगे ना अपने एंड्रॉयड प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे आओगे तो आपको मिलता है यहाँ पे UI, ठीक है। ये UI के अंदर आपको जाना है ये थीम के अंदर, और थीम के अंदर आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन्होंने आपके लिए एक थीम बना कर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है ना कि सिंपल से जो भी आपका कंपोजेबल फंक्शन है उसको इसके अंदर रैप कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे को क्या है कि ये जो मेरा ये लेआउट है इसके अंदर अगर मेरे को मान लो कि मटेरियल थीम अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि सिंपल से इसको जेटपैक कंपोज UI के अंदर मैं इसको रैप कर दूंगा, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने भी क्या किया कि उसको उसके अंदर रैप कर दिया और इन्होंने उसको क्या किया कि एक सरफेस के अंदर डाल दिया, ठीक है। और डालने के बाद से फिर इनका जो UI है फिर इन्होंने क्या किया कि ये जो मैसेज कार्ड है इनका वो फंक्शन को इसके अंदर कॉल किया है, ठीक है। ये सरफेस के अंदर जो अभी इन्होंने यहाँ पे बनाया था, ठीक है, मैसेज कार्ड है ये, तो इसको इन्होंने इसके अंदर कॉल किया है, ओके। हम भी ऐसा ही करते हैं और देखते हैं कि क्या इफेक्ट हमारे पे पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, कट करने के बाद से मैं डिस्प्ले मैसेज पे आऊँगा, ठीक है। और इसके अंदर आने के बाद से मैं क्या करता हूँ कि इसको एक सरफेस के अंदर इसको इसके अंदर मैं डाल दूँगा, ठीक है। और डालने के बाद से फिर मैं इसको इसके अंदर यहाँ पे डाल दूँगा, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि पहले बिफोर एंड आफ्टर अगर आप करोगे तो देखो कि ये जो टेक्स्ट है ये पहले से ज़्यादा बड़ा हो गया है, ठीक है। और इस पर अभी टेक्स्ट जो मटेरियल गाइडलाइन की जो भी चीज़ें थी वो इस पर अब अप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार Ctrl+Z करता हूँ, ठीक है। तो अभी आप देखोगे क्या कि इस पर वो सारी चीज़ें नहीं अप्लाई हो रही हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इसको फिर से वैसे ही कर देता हूँ, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पीछे एक वाइट कलर की पट्टी भी आ गई है और इन्होंने क्या किया है कि ये जो टेक्स्ट है अब एक जगह इसका डिफाइन कर दिया गया है सारा कुछ, ठीक है। और वहीं से सारा कुछ अब इस पे भी अप्लाई हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। अगर कभी भी आपको कोई भी चीज़ें चेंज करनी हुई तो आप वहाँ से बदलोगे फिर वो सारी चीज़ें यहाँ भी अप्लाई होने लगती हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और मटेरियल डिज़ाइन जब आता है पिक्चर में तो बहुत चीज़ें आसान कर देता है हमारे लिए, ओके। वो हम आगे देखने वाले अभी, ओके। तो हम तो ये सारी चीज़ें अब समझ गए, हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया कि मटेरियल डिज़ाइन जो है इन 3 चीज़ को मिला के 3-4 चीज़ को मिला के ये इसका जो पिलर है वो तैयार होता है, कलर, टाइपोग्राफी और शेप, ठीक है। अब इन्हीं चीज़ का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे और भी चीज़ें करते हैं, ठीक है, ओके।
तो अभी हमने क्या किया है कि जो हमारा कंपोजेबल फंक्शन है उसको मटेरियल जो हमारा थीम था उसके अंदर इसको रैप कर दिया है। तो अब क्योंकि हमने इसके अंदर रैप कर दिया है तो अब जो भी मटेरियल थीम्स है हमारे उसके अंदर जो भी कलर्स टाइपोग्राफी के लिए जो भी चीज़ें आपने डिफाइन करी होगी ना, अब हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो प्रॉपरली काम करेगा। तो आइए हम ये बॉर्डर जो है हमने बनाया था यहाँ पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली हमने कलर यहाँ पे दिया था, ठीक है। अब जो भी हमारे पास मटेरियल थीम्स है ना उसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पे कलर देने की कोशिश करते हैं। और मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीमा डॉट प्राइमरी करेंगे ना, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो भी इसका प्राइमरी कलर था वो यहाँ पे अप्लाई हो गया है, ठीक है। और कॉमा लगा के अगर शेप देना है आपको तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप लिखोगे या सर्कुलर शेप, ठीक है। तो जैसे ही आप लिखते हो तो आप देख सकते हो कि जो यहाँ पे शेप है वो अभी प्रॉपर हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसको यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे अगर 2 कर देते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि कितना प्रॉपर तरीके से अब सब कुछ मैनेज हो रहा है, ठीक है। पहले कैसा था अब अभी कैसा है। तो अब क्योंकि हमने मटेरियल डिज़ाइन का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है तो सारी चीज़ें बहुत ही ईजिली हम लोग यहाँ पे टैकल कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए देखते हैं कि मटेरियल 3 का इस्तेमाल करके हम लोग टाइपोग्राफी कैसे अपने एप्लीकेशन पे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो टाइपोग्राफी में क्या आता है कि जैसे टेक्स्ट से रिलेटेड जौन से भी चीज़ें होती हैं, जैसे मान लो कि आपने एप्लीकेशन कोई बनाया, ठीक है। अब वो एप्लीकेशन का टेक्स्ट का साइज़ किसी फ़ोन में छोटा दिखता है, किसी फ़ोन में बड़ा दिखता है, किसी फ़ोन में कैसा, किसी फ़ोन में कैसा। तो वो सारी चीज़ें आपको टैकल ना करनी पड़े, इसीलिए जो टाइपोग्राफी है ना वो प्रोवाइड कराई जाती है और इसके अंदर सारी चीज़ें पहले से ही डिफ़ाइन करके रखी गई है। तो ये अपने आप ही सब कुछ मैनेज कर लेता है, आपको कोई भी चीज़ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है मैनुअली, ओके। तो जो मटेरियल थीम के तरफ से हमको टाइपोग्राफी मिलते हैं ना उसको आइए हम देखते हैं यहाँ पे कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं हम, ठीक है। तो अभी टेक्स्ट के अंदर हम क्या करते हैं कि यहाँ पे अपना स्टाइल ऐड करते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ और कि जब कभी हमको टेक्स्ट के अंदर कोई भी चीज़ चेंजेस करनी होती है, जैसे कि अभी हम टाइपोग्राफी करने जा रहे हैं तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे लिखूँगा स्टाइल, ठीक है। स्टाइल लिखते हैं यहाँ पे। तो अब यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ ना कि यहाँ पे मटेरियल थीम डॉट और यहाँ पे आप देख सकते हो टाइपोग्राफी मिला मेरे को। और टाइपोग्राफी में आप देख सकते हो हर टाइप के टेक्स्ट को आप यहाँ पे टैकल कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो कि टाइटल लार्ज है, ठीक है, तो आप टाइटल लार्ज जैसे करते हो तो आपका जो टेक्स्ट है आप देख सकते हो उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर मान लो कि आपका जो ये बॉडी लार्ज है तो अगर बॉडी लार्ज करते हो तो उसके अकॉर्डिंग ये जो है बिहेव करेगा। इसी में अलग अलग चीज़ें जो है, ठीक है। तो अगर मान लो बॉडी स्मॉल करते हो तो ये देख सकते हो आपको मतलब समझ सकते हो आपकी कोई भी चीज़ आपको करनी नहीं पड़ी, सारा कुछ बना बनाया यहाँ पे रखा हुआ है। आप केवल पीछे डिफाइन करो और डिफाइन करते ही यहाँ पे सारी चीज़ें अप्लाई होने लगती हैं, ओके। तो जैसे अगर मान लो कि मेरे को इसको क्योंकि ये टाइटल है तो मेरे को टाइटल के हिसाब से चीज़ें रखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी यहाँ पे टाइटल लार्ज आया था और देखते हैं हम टाइटल के लिए क्या मिलता है। तो अब यहाँ पे टाइटल स्मॉल, टाइटल मीडियम और टाइटल स्मॉल 2 मिलते हैं। अभी मेरे को क्या टाइटल लार्ज रखना है, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो टाइटल है वो अभी कैसा आ रहा है, ठीक है। और फिर चलिए अब हम इस पर क्या करते हैं कि इस पर भी टाइपोग्राफी अप्लाई करते हैं। स्टाइल हम लाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या लिखते हैं कि मटेरियल थीम डॉट टाइपोग्राफी डॉट। अब मेरे को क्या यहाँ पे बॉडी है ये, ठीक है। तो बॉडी में देख सकते हो कि बॉडी स्मॉल, बॉडी मीडियम और बॉडी लार्ज भी यहाँ पे होगा, शायद नहीं है, ठीक है। तो हमको क्या बॉडी स्मॉल चाहिए तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि बॉडी स्मॉल को अप्लाई कर दिया। तो देख सकते हो आपके पहले से कितना ज़्यादा अट्रैक्टिव अपना जो है कार्ड है वो दिख रहा है, ठीक है। और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे थोड़ा सा अगर मान लो कि मैं पैडिंग डाल देता हूँ ना तो और ये ज़्यादा सही लगने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो मॉडिफायर है हमारा रो के अंदर में मॉडिफायर आप कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे कंपोजेबल फंक्शन में वो मिल जाता है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे पैडिंग लगा दूंगा। पैडिंग में क्या करता हूँ कि 14 dp का दे देता हूँ यहाँ पे पैडिंग, ठीक है। तो जैसे ही ये मैं करूँगा ना तो यहाँ पे देख सकते हो आपके 14 dp की पैडिंग मिल गई। और पैडिंग मिलते ही हमारे जो है ये जो कार्ड हमने बनाए थे ये कितना सुंदर अभी दिखने लगा है, ओके, ठीक है। अब आइए शेप पे काम कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि 3 चीज़ों पे काम करता है वो कलर, टाइपोग्राफी और शेप, ठीक है। तो हमने 2 चीज़ें तो देख ली, कलर और टाइपोग्राफी की मटेरियल थीम का इस्तेमाल करके हम कैसे अप्लाई करते हैं इस चीज़ को। अब हम शेप पे आते हैं। तो अभी ये ऑफिशियल गाइडलाइन क्या बोलता है कि जब कभी भी आपको किसी भी कंपोज फंक्शन पे, ठीक है, जो कि जैसे मान लो कि हमको टेक्स्ट पे शेप को अप्लाई करना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं सरफेस में उसको रैप कर देते हैं। और रैप करने के बाद से यहाँ पे हमारे पास कुछ प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ मिल जाती हैं, ठीक है।
वो प्रॉपर्टीज़ का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि उस पे शेप को अप्लाई करते हैं। ओके, तो आइए हम इसको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में करके देखते हैं। तो जैसे मान लो कि मेरे को इसके जो हमारा बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी के अंदर मैं क्या करता हूँ कि एक सरफेस बना लेता हूँ। ठीक है, इस सरफेस के अंदर मैं क्या करूँगा ना कि इसको उठा के इसके अंदर डाल दूंगा और इसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारा शेप है, ठीक है, तो उसको मैं यहाँ पे कॉल करूँगा और यहाँ पे जो मटेरियल है हमारे पास, मटेरियल थीम डॉट शेप यहाँ पे अपने को मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप कि एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, एक्स्ट्रा स्मॉल, लार्ज, मीडियम और स्मॉल आ रहा है। ठीक है, तो अगर मान लो कि मैं एक्स्ट्रा लार्ज करता हूँ यहाँ पे, ओके, तो अभी आपको दिख तो नहीं रहा होगा पर यहाँ पे चीज़ें अप्लाई हुई हैं। ठीक है, आप यहाँ पे अगर नोटिस करोगे तो जेके के बगल में आप नोटिस करो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि इसका जो है एक्स्ट्रा स्मॉल कर देता हूँ। ओके, तो उसके ऊपर चीज़ें अप्लाई तो हो रही हैं। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो एक चीज़ और करते हैं, अभी हमको कंपोजिबल, क्योंकि हम सरफेस का इस्तेमाल करते हैं, इसके पीछे शैडो भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक्स्ट्रा लार्ज कर देता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि शैडो डाल दूंगा। ठीक है, तो शैडो एलिवेशन और 2 dp का मैं शैडो डाल देता हूँ तो आपको प्रॉपरली दिखने लगेगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हो कि मैंने क्या चीज़ किया है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके पीछे जो है अभी जो है शेप आ गया है और शेप आते ही एलिवेशन आते ही वो प्रॉपर दिखने लगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि इसको हटाता हूँ यहाँ से और डॉट लगाऊंगा। फिर यहाँ पे अगर मैं मान लो कि स्मॉल कर देता हूँ तो स्मॉल में क्या चीज़ आएगा। ओके, तो आप देख सकते हो कि कितना सही तरीके से यहाँ पे सब कुछ मैनेज हो रहा है। और देखो, मटेरियल डिज़ाइन को इसलिए फॉलो करना ज़रूरी है क्योंकि हर चीज़ आप मैनुअली नहीं करने बैठोगे। अगर मान लो कि यहाँ पे अगर डार्क मोड में इसको कन्वर्ट करते हो तो डार्क मोड में आप सबका जो है प्रॉपर्टीज़ नहीं मैनेज करते रहोगे। आप यही चाहोगे कि मैं एक जगह लिख दूं और वो ऑटोमेटिक मैनेज हो, तो इसीलिए हमको मटेरियल डिज़ाइन फॉलो करना पड़ता है, ये गाइडलाइन। ठीक है, और जब उसको फॉलो करते हैं तो सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली मैनेज होने लगती हैं। ठीक है, जब कभी आप मैनुअली चीज़ें करोगे ना तो वो और ट्रबल करती है आपको एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। ठीक है, जो चीज़ आप बहुत आसानी से बना सकते हो वो आपको बहुत तिगड़म लगाना पड़ेगा उसके लिए, तो इसीलिए मटेरियल डिज़ाइन आती है। ठीक है, अभी हमने देखो ना ये सारी चीज़ें कवर कर लिया, तो हमने मटेरियल डिज़ाइन का यूज़ भी देख लिया, कलर, टाइपोग्राफी और शेप भी हमने पढ़ लिया। अब हमारी बारी है कि इसको डार्क मोड में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, तो देखो डार्क मोड में कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ईजी है। ओके, तो कैसे कर सकते हैं हम, देखो एक कंपोजिबल फंक्शन पे आप मल्टीपल चाहो तो प्रीव्यू का एनोटेशन डाल सकते हो। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए ना इसको करके देखते हैं हम। ओके, तो यहाँ पे हम आते हैं अपने प्रीव्यू वाले पे और यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि शो यूआई स्टेट दिख रहा है, शो सिस्टम यूआई दिख रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर चलता हूँ, कंट्रोल दबा के आप इसके अंदर आ जाओगे। यहाँ पे आप देख लो आपको यूआई मोड मिल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ पे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। तो यूआई मोड हम डालते हैं और कंट्रोल इस पे जैसे प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि बहुत सारी यूआई मोड आ रहे हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कहता हूँ कि डार्क मोड में। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको कि क्योंकि हम मटेरियल डिज़ाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो हमको चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो ऑटोमेटिक इसने एडजस्ट कर लिया। ठीक है, अगर आपको क्या है कि ये लाइट मोड में चाहिए, ठीक है, तो लाइट मोड में चाहिए तो देखो ऑटोमेटिक जो टेक्स्ट का कलर था वो ब्लैक हो गया है। और जैसे आप इसको नाइट मोड में कन्वर्ट करते हो, कन्वर्ट करते ही क्या होगा ना कि ये जो है अपने टेक्स्ट को क्या करेगा, वाइट मोड में, मतलब वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, इस चीज़ के लिए आपको कोई कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और ये जो बिहेवियर है ना, ये एक्चुअल डिवाइस में जैसे आपको दिखेगा ना वैसे ही आपको यहाँ पे भी दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि कितना अच्छा लग रहा है और कितनी आसान तरीके से आपने इसको मैनेज कर लिया। ओके, तो ये है मटेरियल डिज़ाइन का इफ़ेक्ट। ओके, तो आई होप कि ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इसके और भी एडवांस ट्यूटोरियल्स आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी आगे बढ़ते हैं इसमें। तो ये चीज़ आपने देख लिया और अगर आपको मल्टीपल प्रीव्यू इस पर अप्लाई करना है तो जैसे मान लो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, और ये अगर मान लो कि मेरे को यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं क्या करूँगा कि सिंपल से इसको यहाँ पे लाके पेस्ट कर देता हूँ। तो पेस्ट करते ही आप देख सकते हो कि 2 प्रीव्यू ये दिखा रहा है, एक डार्क मोड के लिए दिखा रहा है और एक लाइट मोड के लिए दिखा रहा है। ठीक है, तो जब कभी भी आपको ऐसा सिनेरियो चाहिए रहेगा ना तो आप इसको देख सकते हैं यहाँ पे 2 प्रीव्यू लगा के। ठीक है, आप सिंपल से इसको नेम भी दे सकते हो कि ये लाइट मोड का है, ठीक है, और ये डार्क मोड का है, और ये 2 प्रीव्यू यहाँ पे क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो है ना एकदम मस्त। तो
चलो अब आगे प्रोसीड करते हैं। ओके, तो अब आ गए हम अपने लेसन 4 पे, जो कि है लिस्ट एंड एनिमेशन। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करने वाले हैं कि एक लिस्ट क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, ये लिस्ट में क्या होगा ना कि बहुत सारे चैट्स दिख रहे होंगे, और वो चैट पे उसमें हम लोग क्या कि लेजी कॉलम लेजी रो उसका इस्तेमाल करेंगे, मतलब कि एक मतलब रिसाइकलर व्यू बनाने वाले हैं इसके अंदर, कंपोज के अंदर, और उसके अंदर ये लिस्ट दिखेगा, और उस पर भी हम लोग ये जो है एनिमेशन अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, जो कि रिकमेंडेड भी है गूगल का। ठीक है, तो चलिए इसको परफॉर्म करते हैं। तो देखो, जब भी आपको लिस्ट चाहिए रहेगा तो इन लोगों ने सैम्पल डेटा सेट यहाँ पे दिया हुआ है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से आके इसको आप देख सकते हो। तो मैं भी इसको डाउनलोड कर ली, मैंने पहले से इसको डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, और इसको सिंपल से आपको क्या करना है कि इसको कॉपी करके आपको अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के प्रोजेक्ट में यहाँ पे डाल लेना है। ठीक है, तो जिधर चाहो आप उधर इसको रख सकते हो। यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको पेस्ट कर देता हूँ। ओके, तो अब यहाँ पे देख सकते हो आपकी ये, और इसके लिए आपको एक डेटा क्लास भी बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने मैसेज का एक डेटा क्लास यहाँ पे बना लिया, और जो हमारा एरर है वो निकल गया अभी। ओके, अभी हमको क्या इसका इस्तेमाल करना है इधर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि जो भी हमारा ये कार्ड्स था, ये कार्ड का यूज़ करके जो भी हमको मैसेजेस इधर दिखाने थे वो हम दिखाएंगे। ओके, तो जो हमारा इमेज था उसको ऐसे ही रहने देंगे, बाकी जो नाम और जो उसका डेटा था वो हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि क्योंकि हमारा जो वहाँ पे मैसेज नाम का जो क्लास था उसको मैं इसके जरिए रिप्लेस कर देता हूँ, मतलब इससे रिप्लेस कर देता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, और इसका ही नाम मैं क्या करूँगा कि मैसेज रख दूँगा। ठीक है, और मैं क्या करता हूँ कि ये जो भी डेटा है अपना वो मैं यहाँ से रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, इसको मैं बाहर यहाँ पे कर दूँगा ताकि ये एक्सेसिबल रहे और पूरे प्रोजेक्ट में। ओके, तो यहाँ से भी एक्सेसिबल है और यहाँ से भी एक्सेसिबल है ये। ठीक है, तो अभी मैंने क्या किया कि जो पैरामीटर था इसका बदल दिया है, और अब हम क्या करने वाले हैं कि जो भी हमारा चलिए हम इसके अंदर अब रिसाइकलर व्यू बना के देख लेते हैं कि कैसे ये कंपोज में रिसाइकलर व्यू काम करता है। ठीक है, उसके लिए देखो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताई थी। हमारे पास लेजी रो होता है एंड लेजी कॉलम होता है। ठीक है, और इसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं कि ये जो लिस्ट है इसको दिखाते हैं। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो हमारा एक कंपोजेबल फंक्शन बनाऊँगा, ये कंपोजेबल फंक्शन में मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। ठीक है, कॉपी करने के बाद से मैं इसको क्या करता हूँ इधर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, तो अभी क्या है कि अपने को लेजी कॉलम यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, ओके, हमने लेजी कॉलम यहाँ पे ले लिया। अब इसके बाद से हम क्या करते हैं कि यहाँ पे कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं उसको हमें कॉल करना पड़ता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं अपना डेटा का लिस्ट जो है, ये मैसेज लिस्ट जो आ रहा है इसको उसके अंदर पास करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे आइटम्स। जब आइटम्स लिखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, तो क्योंकि हमको लिस्ट में आइटम को पास करना है तो हम ये वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर ऊपर वाला कर लेते हैं तो फिर ये एरर देगा, आपको ये वाला सेलेक्ट करना है और इसके अंदर आपको क्या करना है कि मैसेज को पास कर देना है। ठीक है, पास करने के बाद से यहाँ पे इसको ओपन कर लेना है। अब यहाँ पे अपने को मिलेगा एक लैम्डा। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है कि इसको आइटरेट कर दे रहा है। आइटरेट करने के बाद से अब आप इसका कुछ भी नाम दे सकते हैं, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैसेज दे देता हूँ नाम इसका। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा मैसेज कार्ड है इसको मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे कॉल कर लूँगा मैसेज कार्ड। ठीक है, और इसको कॉल करने के बाद से यहाँ पे मैं मैसेज को पास कर दूंगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा जो मैसेज कार्ड है वो हमने बना दिया, और करने के बाद से फिर मेरा जो ये कन्वर्सेशन वाला है ये फंक्शन को मेरे को केवल इधर कॉल करना है। अब मैं क्या करूँगा इस कन्वर्सेशन फंक्शन को मैं इसके अंदर कॉल कर लूँगा अपने सरफेस के अंदर, जो कि ऑलरेडी रैप्ड किसके अंदर है, जो हमारा थीम है उसके अंदर रैप्ड है। ठीक है, तो हमें उसके लिए अलग से कोई भी फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे कॉल कर लूँगा मैं, और हमारा जो सैम्पल डेटा है उसके अंदर से ठीक है ये कन्वर्सेशन सैम्पल को कॉल कर दूँगा मैं। ठीक है, कॉल करने के बाद से ये क्या होगा कि अब यहाँ पे जो भी हमारा डेटा था ना वो रेंडर होके आ जाएगा। तो एक बार हम इसको रन कर लेते हैं। ठीक है, रन करने के बाद से देखते हैं कि अभी हमको यहाँ पे आउटपुट क्या मिलता है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास जो है लिस्ट आ गया है पूरा। ठीक है, ये देख सकते हो आप। ठीक है, तो यहाँ पे जौन सा भी लिस्ट था वो यहाँ पे रेंडर होके आ गया है, और ये अभी कंपेटेबल है पूरी तरह लाइट और डार्क मोड में भी। तो अगर आपका जो ये UI है अगर डार्क मोड में रहता है तो डार्क मोड में भी ये आ जाएगा, अगर लाइट मोड में रहता है लाइट मोड में भी ये काम करेगा पूरी तरह प्रॉपरली। ठीक है, अब चलिए ये तो हमने देख लिया, तो कितना सिंपल है वो आप देख ही सकते हैं। सिंपल से आपको क्या करना है
कि एक लेजी कॉलम यहाँ पे लगाना है। लेजी कॉलम के अंदर आपको आइटम्स पास करना है, और आइटम्स में मैंने बताया कि आपको क्या करना है, वो चीज़ का ध्यान रखना है। अगर मान लो कि हमको लिस्ट पास करना है तो हम लिस्ट वाला ही सेलेक्ट करेंगे जो कि एक्सेप्ट करे पैरामीटर लिस्ट में, ठीक है। अब वो करने के बाद से अब वो आइट्रेट होने लगता है, हम उसको क्या करते हैं अपने मैसेज कार्ड में उसको पास कर देते हैं। पास करने के बाद से हमारा जो UI है वो ड्रॉ होके यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। आप देख सकते हो कि कितने इजी तरीके से जो हमारा UI है वो यहाँ पे ड्रॉ हो गया। कुछ भी हमको नहीं करना पड़ा, कोई एडाप्टर नहीं बनाना पड़ा, कोई व्यू होल्डर नहीं बनाना पड़ा, कुछ भी नहीं, डेटा बाइंडिंग कुछ नहीं प्रोवाइड करना पड़ा। कितने इजी तरीके से हमारा जो UI है वो बन के रेडी हो गया है यहाँ पे। ओके, तो आइए हम अब इस पे एनिमेशन को अप्लाई करते हैं। तो देखो, एनिमेशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमको जो UI है उसका स्टेट हमें होल्ड करके रखना होता है। अब जैसे मान लो कि मेरा ये जो टेक्स्ट, मतलब कि ये जो चैट का टेक्स्ट है, ठीक है, ये जो कार्ड है, इसके अंदर मान लो कि मैं ये एनिमेशन अप्लाई करना चाहता हूँ कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो ये जो टेक्स्ट है ये रैप हो जाए, ठीक है। और जब मैं इस पर फिर से क्लिक करूँ तो फिर से ये खुल जाए, ओके। और ऐसे जब मैं स्क्रॉल करके आऊँ तो वो जिस स्टेट में मैं छोड़ के गया था वो उसी स्टेट में रहे, ये ठीक है। तो ये सारा स्टेट वाली चीज़ होल्ड करने के लिए हमारे पास क्या होता है ना, कंपोजेबल में रिमेंबर करके एक मेथड हमको मिलता है। वो रिमेंबर में हम क्या करते हैं कि जौन सा भी स्टेट रहता है हम उसको पास कर देते हैं, और वो याद करके रखता है कि कौन से स्टेट पे कौन सी जगह पे वो चीज़ कौन सी ऑपरेशन परफॉर्म करी गई थी। जैसे हमारे केस में क्या है कि ये जो इस पर क्लिक कर रहा है तो इसका जो स्टेट है कि ये एक्सपेंडेड है या फिर कोलैप्स है, ठीक है। तो वो सारे स्टेट वो रिमेंबर करके रखेगा, ठीक है। तो वो चीज़ हमको करने के लिए आप देख सकते हो यहाँ पे कि इन लोगों ने बताया है पहले से, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमें क्या मिलता है, इज एक्सपेंडेड करके, और यहाँ पे म्यूटेबल स्टेट ऑफ, ठीक है। तो ये क्या करेंगे कि हम इसको क्या करते हैं कि यहाँ पे कॉपी करते हैं इसको, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इधर लाके हम पेस्ट कर देते हैं इसको, और इसको आपको इंपोर्ट करना होगा, ठीक है। तो इसका गेटर सेटर जो होता है वो इंपोर्ट हो गया है। अब क्या करेंगे कि हम जब कभी भी हम जैसे इस कार्ड पे हमने क्लिक किया तो इसके स्टेट को हम बदलते रहेंगे। अभी फॉल्स है, ठीक है। जब इस पे क्लिक होगा तो हम चेक कर लेंगे कि ये ट्रू है तो उसको फॉल्स कर दे, फॉल्स है तो ट्रू कर दे, ठीक है। तो अभी मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक और चीज़ बनाई गई होगी यहाँ पे, जो एनिमेशन है उसका जो स्टेट है उसको भी होल्ड करने के लिए कुछ ना कुछ किया गया होगा, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैक्स लाइन सेट कर दिया गया है। तो अगर मान लो कि जो टेक्स्ट है वो एक्सपेंडेड है तो उसका मैक्स लाइन ले लिया गया है, एल्स इसका मतलब मैक्स लाइन 1 कर दिया गया है, ठीक है। मतलब कि जैसे अगर मान लो कि मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मैं आपको इसको सेट करके ही बताता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि यहाँ पे एक मैक्स लाइन ये वाले प्रॉपर्टीज़ को कॉल करना है, और यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं कि इफ़ इज एक्सपेंडेड, ठीक है। अगर एक्सपेंडेड है, ठीक है, तो जितना ये टेक्स्ट है ना ये पूरा साइज ले यहाँ पे, ठीक है। तो मैक्स वैल्यू एल्स एक लाइन में ये हो जाए, ठीक है। तो ऐसा हमको यहाँ पे परफॉर्म करना है। और हम ये क्लिक लगाना किस पे चाहते हैं, तो हम ये क्लिक लगाना चाहते हैं अपने कॉलम पे, ये जो कॉलम है हमारा, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि ये क्लिक को हटा देते हैं, ओके। और हम क्या करेंगे इसके अंदर एक मॉडिफायर को ऐड कर देंगे, ठीक है, मॉडिफायर डॉट, और इसके अंदर हम क्या करेंगे लगा देंगे क्लिकेबल, ठीक है। और हम क्या करेंगे यहाँ पे इज एक्सपेंडेड इक्वल्स टू नॉट इज एक्सपेंडेड, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा ना कि मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ओके। तो अब क्योंकि जो क्लिक्ड नहीं है तो ये कैसा आ रहा है, ये एक लाइन में आ रहा है, ठीक है। अब जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो कि ये जो है मैक्स लाइन में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब कि जितना ये टेक्स्ट का लाइन है, मतलब जितना टेक्स्ट है उतना अपना हाइट ले रहा है। नहीं तो अभी जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये क्या हो रहा है आप देख सकते हो, ठीक है। सेम चीज़ ये सब के लिए अप्लाई होगा, ये आप देख सकते हो, ये देखो, ठीक है। तो अब चलिए इस पर हम लोग एनिमेशन अप्लाई करके देखते हैं और देखते हैं कि कैसे कितना इजीली हम लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। रिसाइकलर व्यू के टाइम पे हम लोग को कितना कॉम्प्लिकेशन आता था इस पर एनिमेशन अप्लाई करने में, ये सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने में, लेकिन इसके ज़रिए हम लोग कितने आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम करके देखते हैं एनिमेशन के लिए। तो हमको क्या है कि जो हमारा जो एनिमेशन है उसका स्टेट होल्ड करके रखना पड़ेगा, ठीक है। और वो स्टेट होल्ड करके रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम जौन सा भी चीज़ उस पर परफॉर्म कराना है वो चीज़ हम परफॉर्म कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि ये जो एनिमेशन है अगर ये एक्सपेंडेड है तो ये वाला कलर सेट कर दे, नहीं तो क्या करे
कि दूसरा कलर सेट कर दे, ठीक है, सरफेस कलर सेट कर दे, नहीं तो प्राइमरी सेट करे, नहीं तो सरफेस सेट कर दे, ठीक है। तो ये कलर मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे लाके उसको सेट कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सरफेस कलर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये जो है यहाँ पे देख सकते हो कि मॉडिफायर का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो कि ये एनिमेशन जो है उसको सेट कर सकते हो, ठीक है। तो चलो ये करके हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक और मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे वेरिएबल बनाऊँगा वेर कलर स्टेट बाय ये है एनिमेशन कलर एज स्टेट, ठीक है। तो अपने को क्या है इफ़ इज एक्सपेंडेड, ठीक है। तो अपने को क्या है मटेरियल थीम का इस्तेमाल करके मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीमा डॉट प्राइमरी सेट कर लेना है, एल्स मटेरियल थीम डॉट कलर स्कीमा डॉट सरफेस, ये अपने को क्या करना है सेट कर लेना है और इसको वैल में कन्वर्ट कर देना है। कन्वर्ट करने के बाद से यहाँ पे इसको कॉपी कर लेना है और जो सरफेस हमने यहाँ पे बनाया है इसका हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कलर का यहाँ पे पास कर देंगे कलर स्टेट को, ठीक है। और यहाँ पे मॉडिफायर का इस्तेमाल करके यहाँ पे हम लोग यूज़ कर लेंगे मॉडिफायर डॉट एनिमेशन साइज डॉट पैडिंग ऑन डीपी, ठीक है। अब इसको रन करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी कंपोजेबल फंक्शन पे ये जो भी चीज़ें हैं इस पर क्या असर पड़ता है, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना बहुत ही प्यारा एनिमेशन यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कितना सही एनिमेशन अभी परफॉर्म होने लगा, ठीक है। बहुत ही कम लाइन के कोड में, मतलब मुश्किल से 1-2 लाइन का कोड हमने लिखा है यहाँ पे, ठीक है। और उसके वजह से यहाँ पे कितना परफेक्ट एनिमेशन आ रहा है, ओके। ओके तो फाइनली हमने सब कुछ कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और 100 लाइन का कोड भी लिख लिया हमने, ठीक है। तो एक बार हम लोग समराइज़ कर लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ किया था इसमें, ठीक है। हमने किया था डिफाइन किया था कंपोजेबल फंक्शन और उस पर डिफरेंट एलिमेंट भी ऐड किया था अपने कंपोजेबल फंक्शन पे, और अपने यूआई को स्ट्रक्चर भी किया था और देखा था कि लेआउट कैसे काम करते हैं, ठीक है, कंपोजेबल फंक्शन कैसे काम करते हैं। और उसके बाद से मॉडिफायर का इस्तेमाल करके हम लोगों ने जो हमारा जो कंपोजेबल फंक्शन है उसको मॉडिफाई भी किया था, उसके अंदर अलग अलग पैरामीटर्स या फिर चीज़ें चेंज कर करके देखिए, जैसे बैकग्राउंड कलर, बॉर्डर और अलग अलग कलर्स उस पर क्लिक्स लगाए थे, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देखी थी, ठीक है। उसके बाद से हमने देखा था कि जेटपैक कंपोज में हमने रिसाइक्लर व्यू कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और ये भी देखा था कि हमने जौन सा भी स्टेट अगर हमको होल्ड करके रखना है या फिर ट्रैक करना है कि अगर मान लो कि कोई आइटम जो है क्लिक्ड है पहले से और स्क्रॉल करने पे फिर वहीं पे आने पे आप कैसे उसका स्टेट जो है ट्रैक कर सकते हो, वो भी चीज़ हमने इस्तेमाल किया था और उसको ट्रैक करके देखा था, ठीक है, वो रिमेंबर का इस्तेमाल करके, ठीक है। और यूज़र इंटरेक्शन भी हमने कराया था कंपोजेबल फंक्शन का इस्तेमाल करके। फिर उस पर जैसे यूज़र इंटरेक्शन क्या मतलब कि मटेरियल थीम भी अप्लाई किया था हमने, बहुत सारी चीज़ें करी है, ठीक है, कलर, शेप, टाइपोग्राफी, ये सब चीज़ें। उसके बाद से हमने एनिमेशन देखा था कि कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था पूरा बेसिक था, ठीक है, ये पूरा बेसिक था, इतना आपको जानना ज़रूरी था। और ये जो भी चीज़ें मैंने बनाई हैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, ओके। और इसका एडवांस वर्जन आने वाला है, तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए जो कि अभी तक XML पे अटके पड़े हैं, क्योंकि आने वाले ट्यूटोरियल्स में मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि आप कैसे माइग्रेट कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।